हेलो स्टूडेंट्स। तो सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन का जो अपना कॉम्पिटेटिव सेक्शन जिसको कि हम लोग कर रहे थे, सेंटर ऑफ मास की काफी कुछ चीजें हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट्स कर चुके थे, बट न्यूमेरिकल पार्ट में कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही थी। व्हाट्सएप नंबर है जो ऑलरेडी डिस्प्ले होता है, डिस्क्रिप्शन में भी है, उसके थ्रू कई लोगों ने बताया भी कि सर वो सेंटर ऑफ मास के न्यूमेरिकल्स जो हैं बेसिक लेवल से लेकर और कॉम्पिटेटिव तक के सारे आप करा दीजिए, उस टाइप्स के एटलीस्ट हो जाएं। ठीक है, बाद में पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा आपके लिए, तो आप उस पर ट्राई भी कर सकते हो। तो उसको देखते हुए मैंने यहाँ पे किया, जैसा कि पता है आपको स्मार्ट बोर्ड में यूज नहीं करता। ठीक है, आई साइट्स की प्रॉब्लम भी साथ में रहती है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो खैर अपना अपना मानना है, मुझे लगता है कि यार उससे थोड़ी सी, जितने हमारे एक दो फ्रेंड्स लोगों ने यूज किया है सबकी आई साइट वीक हो गई है। तो मैंने कहा ठीक है, अल्टरनेटली ऑप्शन ये है कि भाई पढ़ना ही है तो कोई बात नहीं, हम इस पर यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है उसको यहाँ पे नोट कर देते हैं, और एट एंड आपको भी क्वेश्चन ही देखना होता है तो भी प्रॉब्लम्स नहीं है। ठीक है, तो उसको हम लोग करते हैं। तो चलिए इसमें सबसे पहले न्यूमेरिकल्स ही शुरू करते हैं उसमें, क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट चीज यही है। न्यूमेरिकल्स की प्रॉब्लम आती है सेंटर ऑफ मास की, थ्योरी तो इतनी कोई खास नहीं है, आपने भी देखा होगा। न्यूमेरिकल्स इसके अच्छे होते हैं, तो कुछ न्यूमेरिकल जैसे अपने सी वर्मा जी की बुक्स के हैं, काफी अच्छे होते हैं नो डाउट। तो उनका कुछ न्यूमेरिकल्स और ये सब चीजें कैसे करने हैं, तरीका क्या होगा, इसके बेस पर मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो जैसा कि बोर्ड पे है, यहाँ पे क्वेश्चन भी आप रीड कर सकते हो, मैं भी रीड कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है अपनी राइटिंग भी ऐसी है। ठीक है, पर ठीक है, काम चल जाएगा, कोई ऐसी वो बात नहीं है। एक चीज और, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर दीजिए। ठीक है, बेल आइकन यूज कीजिए, और बेटर रहता है, थोड़ा सा ये सपोर्ट आप लोगों का मिलता है तो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, क्योंकि इतनी बड़ी टीम नहीं है ही नहीं टीम, मेरे साथ तो टीम ही नहीं है, मैं तो खुद ही सब कुछ करता हूँ, ये आपको भी समझ में आ रहा होगा। तो कुछ गलतियां भी होती हैं, ठीक है, लेकिन ठीक है, आप लोग भी समझते हो इस चीज को। अगर हम देखें यहाँ पे तो क्वेश्चन है कि टू ब्लॉक्स ऑफ masses 10 kg and 20 kg are placed on x-axis. The first mass moved on the axis by a distance of 2 centimeter. By what distance should be the second mass be moved to keep the position of center of mass unchanged? एक चीज आपको बताऊं मैं, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन अनचेंज हो, इसका एक शॉर्टकट भी होता है, काफी इजी है, बट मेरा मानना है कि थोड़ा सा हम इस चीज को बेसिक मेथड से पहले कर लें और देन उसके बाद से हम इसका यूज करें तो ज्यादा बेटर है। तो देखिए कैसे, एज्यूम कर लीजिए कि ये अपना क्या है, वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, बेसिक मेथड कर रहे हैं, इसके बाद में इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको, जितना बोले उतना आप कर लो। तो मासेज है कितना, 10 kg एंड 20 kg। तो हमने एज्यूम किया कि 10 kg मास जो है वो यहां पे है, 10 kg मास, या इसको ए और बी से करें ये थोड़ा सा आसान रहता है डायग्रामेटिकली। ए मास है कितने का, 10 kg का, और दूसरा मास है बी, ये कितने का है, 20 kg का, ये है अपने पास। ठीक है, और हम एज्यूम करेंगे कि ये जो डिस्टेंस है यहां पे वो x1 है ओरिजिन से, और ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से ये क्या है, x2, और ये सेंटर ऑफ मास है। ओरिजिन को सेंटर ऑफ मास मानना ज्यादा आसान होता है, अनचेंज की पोजीशन है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ओरिजिन हम कंसीडर कर लेंगे, ये ज्यादा आसान है। ठीक है, अब थोड़ा सा देखिए इस चीज को, अगर मान लीजिए कि सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे है, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2, क्योंकि टू मासेज हैं। तो m1 क्या है, 10 kg इंटू x1, प्लस m2 क्या है, 20, लेकिन ये कहां है, लेफ्ट साइड, तो हो जाएगा माइनस x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, यही है। तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस 20, आपको भी पता है ये मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया, 0, इक्वल टू 10x1 माइनस 20x2। तो यहां से एक रिलेशन अपने पास आ गया,
और ये रिलेशन आ गया कितना, 10x1 इक्वल टू 20x2, ये एक रिलेशन आ गया। ठीक है, बिल्कुल बेसिक मेथड से कर रहे हैं अभी आपको केवल समझाने के लिए। इसके बाद अब इसको चेंज करेंगे इस पोजीशन को। उसके बाद देखिए, अब इन्होंने ये कहा by what distance should be second mass be moved to keep the position of center of mass unchanged। सेकंड मास को कितना मूव करें कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई भी चेंजिंग ना हो, ये थोड़ा सा देखना है। लेकिन इसके पहले एक कंडीशन आप देखिए यहां पे गिवन है, और वो क्या गिवन है देखिए, द फर्स्ट मास मूव ऑन द एक्सिस, एक्सिस पर मूव कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, 2 सेंटीमीटर, यानी फर्स्ट मास को हम 2 सेंटीमीटर मूव करा रहे हैं। एक बार फिर से डायग्राम हम बनाते हैं। ठीक है, ये है एक्स एक्सिस, थोड़ा सा इसको अच्छे से कर लें। ये एक्स, ये वाई, पहले ए की पोजीशन यहां पे थी, एक काम करते हैं यहां डॉटेड लाइन कर देते हैं। ठीक है, और बी की पोजीशन भी हमने एज्यूम किया कि ये यहां पे थी, इसको भी हम डॉटेड लाइन से दिखा दें। ये इनिशियल पोजीशन है, अरे क्या लिख रहा हूं मैं भाई, ये बी की पोजीशन है, ये बी की पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है ए और बी की, जिसकी डिस्टेंस क्या है, x1 एंड x2। ए और बी की जो पोजीशन है वो है x1 एंड x2। तो देखते हैं x1, तो ये डिस्टेंस हम प्लेस कर दे रहे हैं यहां पे x1 के लिए, सेंटर ऑफ मास अभी भी यही है, और ये है x2। ठीक है, अब इन्होंने ये कहा कि कितना मूव किया हमने, 2 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने क्या किया कि अब ए को यहां लेकर आ गए इस पोजीशन पे, और ये जो डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर है, ए यानी कि 10 kg। अब बी को भी हमने क्या किया, फिर यहां लेकर आ गए, और बी कितना है 20 kg, इसको हम कितना लेकर आ गए, x। वैसे भी एक बात समझ लीजिए, आप चाहो तो पास भी लेकर जा सकते हो, वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। अगर एक मास को हमने कुछ दूर भेज दिया तो दूसरे मास को भी आपको सेंटर से दूर ही भेजना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई भी चेंजिंग ना हो। ठीक है, यहां पर भी सेम कंडीशन है, अगर एक को पास ला रहे हो जो पॉइंट है, जैसे सेंटर ऑफ मास है, अगर इसको आप पास लेकर आ रहे हो तो इसको भी पास लेकर ही आना पड़ेगा। ठीक है, वैसे एक चीज और बताएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक को आपने 2 ले लिया, दूसरे को पास भेजो या दूर भेजो, अगर आपका आंसर पॉजिटिव आया मीन जो आपने किया वो सही किया, और अगर आंसर नेगेटिव आया तो जो आपने किया उसका अपोजिट कर। ठीक है, ये कंडीशन बनती है अपने पास। तो चलिए हम इसको देखते हैं, ये डिस्टेंस टोटल यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, x प्लस x2। अब ये न्यू पोजीशन है, और ये डिस्टेंस कितना होगा, x1 प्लस 2, आंसर सेंटीमीटर में ही आएगा। ठीक है, इतना हो गया, कंडीशन सेम है, XCM इक्वल टू M1 x1 प्लस M2 x2, कई बार कर चुके हैं। यहां पे XCM इक्वल टू क्या होता है, M1 x1 प्लस M2 x2 अपान M1 प्लस M2, बताइए आपको। तो अगर इसको हम ले तो XCM क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0। क्यों भाई, क्योंकि कहा गया है पोजीशन में चेंज नहीं होना चाहिए, और पहले पोजीशन हमने क्या लिया है, ओरिजिन, अभी भी ओरिजिन ही होगा। अब देखिए M1 इसको लिया था तो 10 इंटू कितना, x1 प्लस 2 प्लस 20 इंटू कितना, माइनस x प्लस x2 होल डिवाइडेड बाय
10 + 20। ठीक है, अब देखिए इसके बाद इसका मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया 0, इसका भी मल्टीप्लाई कर दो, 10x1 + 20। अच्छा, माइनस साइन अगर आ गया तो ये क्या हो जाएगा, -20x - 20x2। ठीक है, अब जितने भी माइनस है इनको इस तरफ हम लेकर आ जाएं तो क्या हो जाएगा, 20x + 20x2 = 10x1 + 20। अब हम यहां से यूज करेंगे ये जो अपने पास रिलेशन बचा है, जहां 10x1 है वहां क्या पुट कर दो, 20x2। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, 20x + 20x2 = जहां 10x1 है वहां हो गया 20x2 + 20, और ये फाइनली कैंसिल हो गया, 20x = 20 या x = 1 सेंटीमीटर। ये अपने पास आंसर आ गया। अब एक चीज और आपको बताऊं, मैंने कहा था ना ये तो तरीका तब हो गया अगर एक ही लाइन की बात हो रही है और उसमें ये बात हो रही है कि पोजीशन ऑफ एक बॉडी को कितना रिप्लेस करें, कितना डिस्प्लेस करें कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज ना हो दूसरी बॉडी को चेंज करने के बाद। जैसा ये क्वेश्चन था ना, एक को डिस्प्लेस किया, अब पूछा जाए दूसरे को कितना करें कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज ना हो, तो इसका सिंपल एंड शॉर्टकट मेथड होता है जो आपको काफी पसंद है और बहुत अच्छा भी लगेगा, और यह होता है m1x1 = m2x2। m1 फर्स्ट मास, x1 फर्स्ट मास का डिस्प्लेसमेंट, m2 सेकेंड मास, x2 सेकेंड मास का डिस्प्लेसमेंट। हम इसका यूज कर सकते हैं, ये शॉर्टकट मेथड है। तो फर्स्ट मास कौन सा है, 10 kg, कितना डिस्प्लेस किया, 2 सेंटीमीटर, तो फर्स्ट मास हो गया 10 kg, डिस्प्लेस किया 2 सेंटीमीटर। सेकेंड मास 20 kg, कितना डिस्प्लेस करेंगे, x2, और यहां से आ गया x2 = 1 सेंटीमीटर। ओनली 3 लाइन्स। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है, लेकिन मैं बार बार इस चीज को कहता हूं शॉर्टकट आना चाहिए बट बेसिक्स भी आपके क्लियर होने चाहिए, और हमेशा विजुअलाइज करो, ये इतना डिस्प्लेस किया इसको इतना कर देंगे, ये इतना किया इसको इतना कर देंगे, तो फिर चीजें बेटर होती है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, उसमें है कि सेंटर ऑफ मास को कितना चेंज करें, एक को कि थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाए सेंटर ऑफ मास, तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो उसको भी हम ले रहे हैं यहां पे, तो चलिए इसमें हम आपको अगर नोट कर देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2 ब्लॉक्स ऑफ मासेस 10 kg एंड 30 kg। 2 ब्लॉक्स का ही केस ये भी है, बट उसमें और इसमें क्या चेंजिंग है, उसमें आपका एक्स एक्सिस था हॉरिजॉन्टल लाइन, इसमें क्या है, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। ठीक है, उसकी बात हो रही है। ठीक है, अब क्या इसमें, द फर्स्ट ब्लॉक इज रेस्ड थ्रू अ 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है। By what distance should the second mass be moved to raise the center of mass by 1 सेंटीमीटर। लास्ट क्वेश्चन जो था उसमें और इसमें चेंजिंग क्या है ये समझिए। लास्ट क्वेश्चन में था कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज ना हो, इसमें कितना है, 1 सेंटीमीटर चेंज हो जाए। लास्ट क्वेश्चन क्या था, हॉरिजॉन्टल के लिए था, ये है वर्टिकल के लिए, मींस वाई एक्सिस। ठीक है, अब सिमिलरिटी सिंपल है, उसमें भी 2 मासेस थे, जो भी मूवमेंट हो रहा था किसी लाइन में हो रहा था, इसमें भी वही चीज है। तो चलिए इसको करते हैं हम लोग, यहां पर भी कंसीडर करते हैं हम लोग कि ये जो है ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। ठीक है, इसमें क्या है कि ब्लॉक्स कौन से हैं, 10 kg, पॉइंट ए पर हमने रखा 10 kg, क्लियर है। पॉइंट बी पर हमने प्लेस कर दिया, कितना है, कहां गया 30 kg।
ये पॉइंट बी पर है। ये जो डिस्टेंस है ये है y1 और ये जो डिस्टेंस है ये है y2, और इसमें भी एज्यूम करेंगे कि ये सेंटर ऑफ मास है। काफी आसान है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए वही शुरू करते हैं। फॉर्मूला तो आपको पता है, YCM इक्वल टू M1Y1 प्लस M2Y2 अपॉन M1 प्लस M2, ये YCM हो गया। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या है? ओरिजिन, ठीक है। M1 हमने ले लिया 10 इंटू Y1 प्लस M2 ये आ गया 30 और ये हो गया माइनस Y2 अपॉन 10 प्लस 30, इसका मल्टीप्लीकेशन हो गया, ये हो गया 0, 10Y1 माइनस 30Y2 और यहां से हो जाएगा 30Y2 इक्वल टू 10Y। तो ये अपने पास रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आप समझिए। मैंने कहा ना काफी इजी है। ये जैसे अपने पास हो गया एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस। एक्स का कोई काम नहीं है, इस रिजल्ट का यूज है। अब इन्होंने जो बोला है ना, जब फर्स्ट ब्लॉक इज रेज थ्रू 7 सेंटीमीटर, तो आप एज्यूम कर लीजिए कि ये जो पोजीशन ए है ये फर्स्ट ब्लॉक की है और इसको हम ऊपर लेकर चले गए कितना, 7 सेंटीमीटर। अच्छा, ये डिस्टेंस ऑलरेडी हम कंसीडर कर चुके हैं, कितना, y1। ये भी ठीक है, ये b है। ये कितना है, y2। अब सेकंड ब्लॉक को हम यहां लेकर चले आए, कितना, y। अब ये बोल रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या हो यहां पे, यानी 0,1। ये कितने का है, 10 kg और ये भी आपको पता है ये है 30 kg। कितना है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए काफी इजी है, कुछ करना ही नहीं है इसमें, कंडीशन वही है, M1Y1 M2Y2। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या है, YCM 1, M1 कितना है, 10 और यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस क्या है, y1 प्लस 7, ये डिस्टेंस है। तो यहां आप पुट कर दो y1 प्लस 7 प्लस M2 क्या है यहां पे, ये 30 और ये डिस्टेंस क्या है यहां से यहां तक, y2 प्लस y। तो क्या हो जाएगा, y2 प्लस y अपॉन 10 प्लस 30। तो यहां पे आ गया 40 इक्वल टू 10y प्लस 70 माइनस 30y2 प्लस 30y। ये माइनस होगा। अब देखिए इनको इस तरफ लेकर आ जाओ, 30y2 प्लस 30y इक्वल टू 40 माइनस 70, 70 माइनस 40, 30 प्लस 10y। तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, कैलकुलेशन चेक कर लेना यार तुम लोग, ये थोड़ा सा मेरे लिए बड़ा वो होता है, y1 है। तो देखो 10y1 और 30y2 तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां से 30y इक्वल टू 30 यानी y इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, ये जो y आया 1 सेंटीमीटर पॉजिटिव आया, इसका मीनिंग ये है कि जो हम लोग कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अगर y नेगेटिव आता तो क्या मान लेते, हमें इसको ऊपर लेकर जाना पड़ता, और y 0 मतलब कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गया सेंटर ऑफ मास का सेकंड क्वेश्चन। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ये आपका अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेटर है,
कंपैरेटिवली देखा जाए तो बाकी क्वेश्चन से। हाँ, फॉर्मूला वही लगेगा, क्योंकि देखो एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होगी। क्योंकि देखिए अगर एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है तो उस केस में एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, 0। ब्लॉक रेस्ट में है तो पहले रेस्ट में है तो ये बाद में भी रेस्ट में ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि क्या होगी कंडीशन। ये समझिए यहां पे दिया है कि एक ब्लॉक है, डायग्राम बना हुआ है ए, जिसका की मास कितना है 5 kg। ये ब्लॉक स्लाइड करके स्मूथ सरफेस पे नीचे आ रहा है। ये दूसरा बी ब्लॉक है जिसका की मास कितना है 20 kg। ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, इस तरफ स्लाइड होगा। तो आपको यही बताना है कि बी कितना स्लाइड हो जाएगा। तो समझिए इस चीज को, ये ब्लॉक नीचे आएगा तो ये ब्लॉक धीरे 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 ऐसे जाएगा। मतलब कुछ ऐसे समझिए, मैं आपको कैसे समझाऊं, आप ये समझ लीजिए, ये जैसे अपने पास है, मान लीजिए कि ये रिमोट है और ये इंक्लाइन प्लेन है। इस चीज को समझिएगा, ये ऐसे रखा हुआ है, ये ऐसे रखा है। जैसे ए सेल, ये ब्लॉक ए हो गया तो रिमोट हो गया, ये हो गया इंक्लाइन प्लेन। अब होगा क्या कि ये स्लाइड करके नीचे आएगा ऐसे। तो देखिए अगर ये फिक्स है, अगर इसको हम फिक्स रखें तो स्लाइड करके नीचे आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये स्मूथ सरफेस पर है, तो जब ये स्लाइड करेगा तो ये धीरे धीरे इधर शिफ्ट होगा ऐसे, ये ऊपर से नीचे स्लाइड होगा और ये इस तरफ शिफ्ट होगा। तो हमें यही कॉन्सेप्ट यहां पर देखना है। तो चलिए इसको हम करते हैं। मान लीजिए आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट से समझा रहा हूं। ये तो सरफेस है, ये स्मूथ सरफेस है। थोड़ा सा डायग्राम को हम बड़ा बना देते हैं और हम ये मान लेते हैं कि ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी। ये जो ब्लॉक है, ये जो एंगल है 30 डिग्री, ये इस ब्लॉक की इनिशियल पोजीशन थी। यहां पे जो हमने ब्लॉक रख दिया है, ये इनिशियल पोजीशन थी। अब ये ब्लॉक स्लाइड कर रहा है नीचे, तो ये स्लाइड करके नीचे आ रहा है, तो ये धीरे धीरे कहां जाएगा, इस तरफ। तो मान लीजिए कि जब ये ब्लॉक स्लाइड करके बिल्कुल नीचे आ गया, यहां पे ऐसे, डायग्राम थोड़ा सा जानते ही हुआ, फ्री हैंड डायग्राम की ये समस्या रहती है, थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं। ये ब्लॉक है यहां पे, ये ब्लॉक है। अब ये जो ब्लॉक है वहां से स्लाइड करके इस पोजीशन पे आ गया, यानी कि नीचे इस पोजीशन पे। ये ब्लॉक ए यहां आ गया और ये बी है। क्लियर है, ये जो डॉटेड लाइन है इसकी इनिशियल पोजीशन है। ये ब्लॉक नीचे स्लाइड किया और बी इस तरफ जाने लगा। तो जो टोटल स्टार्टिंग डिस्टेंस थी यहां से यहां तक की, ये कितनी थी, 0.5 मीटर। तो अगर हमने ये मान लिया कि ये एक्स डिस्टेंस इस तरफ डिस्प्लेस हुआ, तो क्लियर है कि ये भी क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक एक्स। भाई जितना ये होगा उतना ही ये पॉइंट होगा, ये भी ठीक है। अब अगर ये x है, ये टोटल 0.5 है, तो ये क्या हो जाएगा, 0.5 माइनस एक्स। 0.5 था, 2 मीटर है, सॉरी, ये जो है ये 2 मीटर है। ये क्वेश्चन अभी किया था चूंकि 0.5 मीटर का, अरिहंत का क्वेश्चन था, वो भी यही था 2 मीटर का। तो ये 2 मीटर है। क्लियर है, यहां से यहां तक 2 मीटर है। देखिए तो ये ब्लॉक जब नीचे स्लाइड करके आया तो ये जो बिगर ब्लॉक है इस तरफ गया, कितना गया, x, तो ये भी x जाएगा, तो ये कितना होगा, 0.5 माइनस एक्स। अब ये बताइए हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ये जो a है इसका कितना हुआ एक्चुअल जगह से यहां तक, 2 माइनस एक्स। और इस ब्लॉक का कितना हुआ, इस ब्लॉक का x। तो M1 R1 इक्वल टू M2 R2 हमने बताया ना, M1 R1 इक्वल टू
M2R2 हम लगाते हैं इस पोजीशन में, अगर सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, अब आप देखिए M1 को लिख देंगे Ma इंटू कितना डिस्प्लेस हुआ, पहले यहां पे थे, अब ये यहां से यहां आ गए, यानी कितना आ गए 2 माइनस एक्स इक्वल टू MB बी ब्लॉक, जो बड़ा सा ब्लॉक है ये कितना डिस्प्लेस हुआ x, तो Ma कितना है 5 इंटू 2 माइनस एक्स इक्वल टू 30 इंटू एक्स, तो 5 से क्या हो गया 6 टाइम्स, तो 2 माइनस एक्स इक्वल टू 6x, तो 7x इक्वल टू 2, यानी x इक्वल टू 2/7 मीटर। तो जो B डिस्प्लेस होगा वो कितना होगा 2/7 मीटर। अच्छा, A कितना हॉरिजॉन्टली आगे आएगा, अगर ये पूछा जाए तो आप लिख सकते हो कितना है 2 माइनस एक्स, 2 माइनस 2/7 यानी 5/7 मीटर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन बनती है जिसमें M1x1 और M2x2, ये एक दूसरा कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और होता है, सेंटर ऑफ मास रिंग के अंदर एक हॉलो ट्यूब है और उसके अंदर एक छोटी सी चेन है, वो स्लाइड होगी, तो उसको अगर हमें फाइंड करना हो तो उसका भी एक है। तो चलिए उसको हम देखते हैं यहां पे। चलो, ये आपके पास अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि ये जो ट्यूब है ये टोटली क्या है, स्मूथ है। यहां दिया है ना, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द चेन व्हेन एंड ए, ये चेन का एंड ए है और ये चेन का एंड बी है। तो क्या दिया है, व्हेन एंड ए जस्ट रीच एट बी, एंड ए जो है ये कहां पहुंच गया बी पर, तो फिर आपको बताना है कि चेन की वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें लेंथ, चेन की जो लेंथ होगी तो कितना होगा, अगर हम यहां पे देखें लेंथ ऑफ द चेन आपको भी पता है, लेंथ ऑफ द चेन कितना होगा पाई आर। इस चेन की जो लेंथ होगी, क्योंकि टोटल होता तो क्या होता 2 पाई आर। अब थोड़ा सा जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं उसको समझिएगा आप लोग। मान लीजिए कि ये ट्यूब है अपने पास, ये ट्यूब है, ये ट्यूब है यहां पे। अब हुआ क्या कि ये चेन यहां से स्लाइड हुई, हल्का सा इंपल्स दिया हमने, ठीक है, तो ये जो चेन है नीचे आना स्टार्ट हुई, ये नीचे आती गई, स्लाइड करके नीचे आती गई नीचे, काफी हद तक ये नीचे आई, ये नीचे आ गई यहां पे और ये आ गई। ठीक है, इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी पाई आर। अच्छा, अब देखिए अब स्ट्रेट हो गई, पहले इसका शेप कैसे था सेमी सर्कुलर, तो अगर पहले सेमी सर्कुलर था तो इसका सेंटर ऑफ मास पहले कहां होगा, सेंटर ऑफ मास होगा 2r/पाई पे। ठीक है, यानी पहले जो सेंटर ऑफ मास यहां पे था, सेंटर ऑफ मास इनिशियल, इसकी जो हाइट है वो कितनी है 2r/पाई, ये है। ठीक है, अच्छा अब ये पूरी तरह से स्ट्रेट हो गई, जस्ट यहां से छोड़ रही है तो हमने मान लिया कि इसकी वेलोसिटी क्या है v। तो अब इसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं होगा, ठीक है, जो कि क्या होगा स्ट्रेट के केस में क्या होगा 50% L/2। ठीक है, तो ये बताइए कि पहले सेंटर ऑफ मास यहां पे था जब रेस्ट में थी, फिर ये स्लाइड करना शुरू हुई, स्पीड इंक्रीज हुई, यहां तक आ गई, हो गई। अब ये पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए कि जब यहां पे आई तो इसकी वेलोसिटी भी आपको निकालना है, तो सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आया h, यहां से यहां तक, और h कितना है यहां पे, h है 2r/पाई प्लस पाई r/2, इतना नीचे आया सेंटर ऑफ मास। अब जब सेंटर ऑफ मास इतना नीचे आया
तो ये बताइए पोटेंशियल एनर्जी कितनी डिक्रीज हो गई, mgh। तो अगर चेन का मास m है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई mgh, और किसमें कन्वर्ट हो गई, हाफ mv स्क्वायर। तो m से m कैंसिल हो गया, क्या आ गया अपने पास 2gh इक्वल टू v स्क्वायर, या फिर v स्क्वायर इक्वल टू 2g, और h की जो वैल्यू है 2r अपान पाई प्लस पाई r अपान 2, ये हो गया 2r अपान पाई प्लस पाई r अपान 2, यानी v कितना होगा, अंडर रूट 2gr, कितना हो जाएगा 2 अपान पाई प्लस पाई अपान 2, ये इसकी वेलोसिटी हो गई। मींस इसमें आपको बस सेंटर ऑफ मास को लेकर करना है कि सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आया। तो इस टाइप के अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो फिर आप इसको इस बेस पर कर सकते हो, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन है, हालांकि 4 क्वेश्चन ही हमने डिस्कस किया, लेकिन 4 डिफरेंट टाइप्स के हैं जो आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में काफी काम आते हैं, ठीक है। बाकी और भी क्वेश्चंस आएंगे तो मैं उसे अपलोड करूंगा, ठीक है। तो चलिए अभी और आगे हम देखेंगे, अभी रोटेशनल मोशन है, इससे भी रिलेटेड कुछ चीजें और हैं, हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। थैंक यू।